हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्रैक स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं परमाणु मॉडल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम परमाणु मॉडल की बात करें तो सबसे पहला जो परमाणु का मॉडल था वो थॉमसन द्वारा दिया गया था, जिसे हम थॉमसन परमाणु का मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो जे थॉमसन जो थे उन्होंने सबसे पहले परमाणु का मॉडल सबके सामने रिप्रेजेंट किया। सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु को 10⁻8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला माना, जिसके केंद्र में क्या होता है, धन आवेशित कण, और धन आवेशित कण को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। तो ये स्थित होते हैं। समझने के लिए अगर हम देखें तो मेरे पास ये एक ठोस गोला है और इसके केंद्र में मुझे क्या मिलेगा, धन आवेशित कण मिल गए। ये धन आवेशित कण हो गए। और ये जो ठोस गोला है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला है। इस वाले पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो इस धन आवेशित ठोस गोले में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो परमाणु के धन आवेश को संतुलित करते हैं। मतलब ये जो धन आवेश है जो केंद्र में उपस्थित है, इसके चारों तरफ क्या होंगे, इसके आसपास हमें इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। मतलब ऋण आवेशित कण होते हैं। और ऋण आवेशित कण किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। ये क्या करेंगे, ये धन आवेशित जो भी हमारे पास कण थे उनको संतुलित करने का काम करेंगे। मतलब केंद्र में आपका प्रोटॉन होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जे थॉमसन ने इस मॉडल को वाटर तरबूज के मॉडल से, या कहे कि प्लम पुडिंग, एक ब्रिटिश में खाने की डिश होती है जिसको प्लम पुडिंग कहा जाता है, उससे इसको कंपेयर करके बताया। जिस तरह से आप तरबूज को कट करते हैं और उसको जब आप देखते हैं अंदर से, तो रेड कलर का जो पार्ट होता है और उसके अंदर बहुत सारे बीज धसे हुए रहते हैं, उसी को इन्होंने यहाँ पर कंपेयर करके बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तरबूज के अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है वो हमारा पॉजिटिव स्फीयर होता है, मतलब धन आवेशित होते हैं, और उनमें जो बीज होते हैं जो धसे हुए रहते हैं उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करके बताया। तो इस तरह से सबसे पहले परमाणु का जो मॉडल था वो जे थॉमसन द्वारा 1898 ईस्वी में दिया गया था। और ये जो परमाणु था, इसका जो मॉडल था, इसकी त्रिज्या कितनी थी, 10⁻⁸ सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला था, जिसके केंद्र में धन आवेशित थे और इसके चारों तरफ ऋण आवेशित कण थे जो हमारे धन आवेशित कण को संतुलित करने का काम कर रहे थे। इसका एक ड्रॉबैक था जे थॉमसन का, कि जे थॉमसन जो थे ना, इन्होंने परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया। क्योंकि जब पॉजिटिव अगर केंद्र में है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो स्वाभाविक सी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और वो एक दूसरे के चिपक जाएंगे। मतलब धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो परमाणु था वो स्थायी नहीं रह पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक था, इसकी कमी थी। इसके अलावा ये परमाणु का स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति के बारे में भी नहीं बता पाया। ये परमाणु की स्पेक्ट्रम की ये जो परमाणु जो मॉडल था उसकी अगर हम बात करें तो इसने यह मॉडल स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाया। तो जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसके बारे में भी ये परमाणु मॉडल नहीं बता पाया। किसका, जे थॉमसन का। तो ये था हमारा जे थॉमसन का। अगला हमारे पास आता है परमाणु मॉडल, जिसको हम बोलते हैं परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने यहाँ पर 1911 ईस्वी में कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की आंतरिक व्याख्या का पता लगाया। मतलब जे थॉमसन ने तो कहा था कि एक ठोस गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है, ये तो पता चल गया। और उन्होंने ये कहा कि इसके केंद्र में धन आवेशित कण होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने क्या करा था, 1911 में एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको बोलते हैं कणों के प्रकीर्णन, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कणों के प्रकीर्णन को इंग्लिश में कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के प्रयोग से परमाणु की आंतरिक व्यवस्था का पता लगाया। क्या पता लगाया उसको समझते हैं हम। तो देखो, इन्होंने जो पता लगाया कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक सर्कल दिख रहा है आपको, ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये जो गोल सर्कल है इसको हम गोल्ड फॉइल का, रदरफोर्ड ने इसको क्या लिया, गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड मतलब सोना, और फॉइल मतलब जो पॉलीथीन आती है उसकी तरह उन्होंने लिया। और गोल्ड फॉइल पर क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारिंग की। ये जो दिख रहा है आपको अल्फा पार्टिकल्स, इनको उन्होंने फेंका इस गोल्ड फॉइल पर। तो कुछ अल्फा पार्टिकल आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल आए और टकरा के अदर डायरेक्शन में चले गए।
कुछ पार्टिकल्स आए और टकराकर वापस रिटर्न आ गए। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कई बार किया और कंक्लूजन ये निकाला कि जो हमारा परमाणु होता है, जो हमारा सर्कल होता है, ऐसा गोलाकार आप देख रहे हैं, इस परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा और गोला होता है। केंद्र में क्या होता है, एक और छोटा सा गोला होता है, एक और छोटा सा गोला होता है, और उस गोले के अंदर क्या होता है, धन आवेशित कण होते हैं, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अगर ज़्यादा दूरी से निकलेंगे तो इस सीधे चले जाएंगे, और अगर एकदम पास से निकले तो एकदम पास आएंगे और टकराकर दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो कुछ पार्टिकल तो सीधे चले गए, कुछ पार्टिकल आए, टकरा के डायरेक्शन बदल लिए, कुछ पार्टिकल जिस स्पीड से गए उसी स्पीड से टकराकर वापस आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कुछ पार्टिकल जब सीधे चले गए और टकरा कर वापस आ गए, तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि इस गोले के अंदर जो हमारा परमाणु जो स्फेरिकल था, जिसकी त्रिज्या कितनी थी 10⁻⁸ सेंटीमीटर, उसके केंद्र में एक धन आवेशित कण है, जिसको उन्होंने प्रोटॉन पहले से पता था, लेकिन वो धन आवेशित कण जहाँ पर रहता है उसको उसने क्या नाम दिया था, उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। तो ये जो अल्फा कण का जो उन्होंने फेंका था गोल्ड फॉइल पर, कहाँ फेंका था, सोने की फॉइल पर, सोने की पन्नी पर, तो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ दूसरे डायरेक्शन में चले गए और कुछ वापस आ गए। इससे ये पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में एक और छोटा गोला होता है जिसकी त्रिज्या और भी कम होती है, और ये गोला जो होता है उसके अंदर उसे हम नाभिक कहते हैं, और उसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो ये मॉडल किसने दिया था, हमारे रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था, रदरफोर्ड। इसके रदरफोर्ड स्कैटरिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पर हम नज़र मारते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो क्या कहा, रदरफोर्ड ने सन 1911 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा था, कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की क्या बताई, आंतरिक व्याख्या का पता लगाया। मतलब उन्होंने परमाणु के अंदर एक और छोटा स्फेरिकल होता है, छोटा गोला होता है, परमाणु का धन आवेशित तथा आंशिक द्रव्यमान अति छेल पर केंद्र में होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को उन्होंने नाभिक के नाम से कहा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारा जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, तो उन्होंने कहा गोलाकार होता है। इस परमाणु के केंद्र में एक और छोटा गोला होता है, ठीक है, और इस केंद्र के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, धनावेशित कण और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, जो क्या करते हैं, ये हमारे परमाणु के द्रव्यमान को बताने का भी काम करते हैं। और ये जहाँ पर उपस्थित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। इसके अलावा इस नाभिक के चारों तरफ हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं, तो ये पॉइंट आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के विद्युत स्थित आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। मतलब स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के द्वारा क्या रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन केंद्र में होते हैं ये आपस में बंधे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऐसा किसने कहा, हमारे रदरफोर्ड ने कहा। तो ये हमारा था रदरफोर्ड का मॉडल। आप चाहें तो इस एक्सपेरिमेंट को भी देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने केंद्र का या नाभिक का आविष्कार किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है बोहर का परमाणु मॉडल, और इसे बोहर का परमाणु जो मॉडल है इसे नील्स बोहर ने 1913 में दिया था। जो रदरफोर्ड ने जो भी बातें बताई थी उनके अंदर भी कुछ कमियां थी, तो रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए हम बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। नील्स बोहर ने 1913 में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत मॉडल के दोषों की व्याख्या करते हुए प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो बोहर ने जो भी रदरफोर्ड की कमियां थी उनको दूर करने के लिए किस थ्योरी का यूज़ किया, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का यूज़ किया। इसको आप याद रखेंगे कि रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए बोहर ने किस सिद्धांत का प्रयोग किया था, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा, तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे तो जल्दी क्लियर होगा। देखिए ये हमारा एक परमाणु मॉडल है, और अगर इस परमाणु मॉडल को हम देखें तो आप देख रहे हैं कि इसके केंद्र में एक धन आवेशित कण है, और इस केंद्र में धन आवेशित जो कण, इसके बारे में किसने बताया था, हमारे रदरफोर्ड ने, कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसके अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नील्स बोहर ने यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों तरफ नहीं होते, वो किसी पर्टिकुलर कक्ष के अंदर उपस्थित होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर N1 लिखा हुआ है, तो N1 क्या मेरा पहला कक्ष है, N2 मेरा दूसरा कक्ष है, N3 मेरा तीसरा है, N4 मेरा चौथा कक्ष है, और इनका नाम भी दिया उसने, K, L, M, N।
ये सभी कक्ष क्या होते हैं, एक के बाद एक आते हैं। सबसे पहला कक्ष जो है के, जो सबसे पास में होता है हमारे नाभिक के, उससे दूरी पर होता है एल कक्षक, उससे भी ज़्यादा दूर होता है एम, और उससे भी ज़्यादा दूर कौन होता है, हमारा एन। और ये जो कक्षक होते हैं इनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा परमाणु अधिक स्थायी रहता है। जबकि रदरफोर्ड में ऐसा नहीं था। रदरफोर्ड में तो नाभिक के अंदर प्लस चार्ज था, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। तो कब तक घूमेंगे, एक समय के बाद तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, जिससे हमारा परमाणु स्थायी नहीं रह पाएगा। लेकिन जैसे ही बोहर आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी कक्ष में होते हैं, और उस कक्ष का नाम क्या रखा, के शेल, एल, एम और एन। और इनको उन्होंने एनर्जी लेवल में भी बांटा, एन, N1, N2, N3 और N4। इन्हें हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जो N1 है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा इसी में घूमेगा। अगर मान लेते इलेक्ट्रॉन N4 में है तो इलेक्ट्रॉन उसी में घूमेगा। ये इलेक्ट्रॉन कभी भी जंप करके पास वाली शेल में नहीं आएगा, न ही पास वाला इलेक्ट्रॉन कभी दूसरे शेल में जाएगा। उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं हमारे पास कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूम रहा है, के में घूम रहा है, तो वो के में ही घूमेगा, वो जंप करके एल में नहीं जाएगा, या कहीं की जंप करके वो एन एम में नहीं जाएगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि एम वाला इलेक्ट्रॉन के में आ जाएगा या एम वाला इलेक्ट्रॉन एन में चले जाएगा। वो उसी के अंदर क्या करता रहेगा, कंटिन्यू घूमता रहेगा, जिसकी वजह से हमारा परमाणु जो है वो अधिक स्थायी होगा और कंटिन्यू हमारा मॉडल अपना काम करेगा। तो ये था हमारा परमाणु मॉडल, जो किसने बताया था, बोहर ने बताया था। ठीक है, अब इसकी थ्योरी को हम समझते हैं। तो देखो भैया, पहली लाइन तो क्लियर हो गई थी। दूसरी लाइन क्या थी हमारे पास, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद आवृत्त कक्षकों में घूमते हैं। इन कक्षकों के एलएमएन कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि परमाणु जो है वो तो अपना है, लेकिन परमाणु के अंदर नाभिक भी है, और नाभिक के चारों तरफ भी क्या होते हैं, कुछ कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है। उन कक्षाओं को क्या कहते हैं, KLMN के नाम से जाना जाता है। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षकों में जब घूमते हैं, न तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, न ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर के में घूम रहा है तो के में ही घूमेगा, न तो वो किसी को एनर्जी देगा, न किसी से एनर्जी लेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं, जो मैंने N1 N2 लिखा था उन्हें। इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में कूदता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन केवल क्वांटा के रूप में करता है। ये कब होगा, ये वाला पॉइंट तब होता है जब हम किसी भी एटम को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपनी आउटर मोस्ट शेल या जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो जंप करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। मतलब सामान्य अवस्था से कहाँ चले जाता है, जैसे मान लेते हैं मेरा ग्राउंड स्टेट है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब मैं इसको ऊर्जा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चले जाएगा, लेकिन एक समय बाद वापस नीचे भी आ जाता है। तो इसे हम क्वांटा एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा, ये पूरा मॉडल है अपना बोहर एटॉमिक मॉडल, जो हमारा देख रहे हैं आप। इसमें केंद्र में नाभिक है और इसके नाभिक के चारों तरफ कौन होते हैं, बहुत सारी कक्षाएं होती है, KLMN, और इनमें ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। और न तो इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी किसी को देता है, न तो एनर्जी लेता है, वो स्टेशनरी स्टेट में घूमता रहता है। तो इस तरह से हम तीनों मॉडल के बारे में देखते हैं। कौन कौन सा देखा हमने, J.J. थॉमसन, उसके बाद हमने देखा रदरफोर्ड, इसके बाद हमने देखा बोहर एटॉमिक मॉडल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।